वेलकम क्लास। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक नाटक अंधेर नगरी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का सारांश हम देखते हैं, उसके बाद हम यह विस्तार से पढ़ेंगे। यह पाठ नाटक विधा में प्रस्तुत किया गया है। यह एक हास्य नाटक है। इस नाटक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जैसा राजा होता है वैसा ही शासन व्यवस्था राज्य में स्थापित हो जाती है। ऐसी ही एक नगरी है जहाँ का राजा मूर्ख है। उसी राज्य में एक पंडित गोवर्धन दास रहने आते हैं। वे बहुत खुश हो जाते हैं जब उन्हें यह पता चलता है कि यहाँ सब कुछ टकेसेर है। कुछ दिन बाद एक बकरी के मरने पर एक फरियादी राजा से न्याय मांगता है। घटनाक्रम घूमता है और राजा फांसी की सजा सुनाता है, जिसमें निर्दोष गोवर्धन दास फंसते हैं। फिर उनके गुरु आकर उन्हें बचाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। दूसरी बात कि लालच बहुत बुरी बला है ना। तो अब कहानी हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला दृश्य। पहले दृश्य में शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। तो लीजिए वो क्या बातें कर रहे हैं वो सुनते हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। इस प्रकार से गुरुजी यानी कि महंत अपने दोनों ही चेलों को आदेश देते हैं कि गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। दूसरे दृश्य में बाजार, यह दृश्य बाजार का है। बाजार में महंत जी का जो चेला है गोवर्धन दास, वो आता है और किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है वो हम दूसरे दृश्य में देखेंगे। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? टके सेर। क्यों, भाजी क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह, बड़ा आनंद है। ये सभी चीजें टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सचमुच सब टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकसेर भाजी, टकसेर खाजा। तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले लो। बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। इस दूसरे दृश्य में गोवर्धन दास बाजार में जाता है और बनिए, सब्जी वाली और हलवाई से सभी चीज़ों का दाम जान करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि सब कुछ यहाँ पर टके सेर बिकता है। फिर देखिए कि तीसरे दृश्य में क्या होता है। तीसरे दृश्य में जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। तो अब देखिए कि महंत और गोवर्धन दास के बीच में किस प्रकार का वार्तालाप होता है, किस प्रकार की बातचीत होती है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकसेर भाजी, टकसेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ
कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है ना। तो गोवर्धन दास जी जो है वो क्या सोचता है कि अब मैं वो यहीं रहूंगा, अंधेर नगरी में ही रहूंगा और अच्छे से आनंद लूंगा, जहां सब कुछ बहुत सस्ता यानी कि टके सेर मिलता है, यहां मैं रहूंगा। अब चौथा दृश्य राजसभा का है, जहां राजा, मंत्री और सभी नौकर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तभी एक फरियादी आता है और वह क्या बोलता है और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है वो हम देखेंगे। अब देखिए, राजा बोलते हैं, बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, दुहाई है, न्याय हो। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, उस भिश्ती को ले आओ। क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। अब राज्य का जो मंत्री है वो खुद ही सोचने लगा कि कहीं अब राजा पूरे राज्य को फांसी ना दे दे। तो उसने एक युक्ति लगाई और बोला, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? तब राजा बोलने लगा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? महाराज, महाराज। कुछ नहीं महाराज, महाराज, ले जाओ कोतवाल को और इसे जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। तो देखा आपने, चौथे दृश्य में एक फरियादी के फरियाद लेकर आने पर कि उसकी बकरी दीवार गिरने से मर गई, कैसे राजा ने, मूर्ख राजा ने बोले तो, एक एक करके सबको दोषी करार दे दिया और उसकी मूर्खता का फायदा सभी राज्य के सभी लोगों ने लेना शुरू किया। लेकिन मंत्री को थोड़ा समझ थी कि यदि किसी एक को फांसी की सजा नहीं हुई या किसी एक को दोषी नहीं बनाया गया तो शायद ये मूर्ख राजा पूरे राज्य को फांसी दे देगा या पूरे राज्य को सजा दे देगा। तब मंत्री ने युक्ति लगाई कि क्यों ना अभी कोतवाल को फंसा दे ताकि यह यहीं पर समाप्त हो जाए। और आगे की कहानी, पांचवा दृश्य इस प्रकार है, जिसमें गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है और फिर देखिए उसके साथ क्या होता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही है कि कुछ डर हो। तभी, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। मोटा होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है
या हंसी है? सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें? बात क्या है कि एक साधु आदमी को बिना बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। अब क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय ना होगा। अब गोवर्धन दास घबरा जाता है और उसे सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। अब आपने देखा कि गोवर्धन दास किस तरह बिन बुलाई आफत में फंस जाते हैं। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है वो देखेंगे। राज दरबार की यह सिचुएशन है और इसमें गोवर्धन दास अब मुसीबत में फंस चुका है, तो वह अपने गुरुजी महंत को याद करता है और महंत उनकी मदद करने के लिए आते हैं। वो किस प्रकार से गोवर्धन दास की मदद करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिला। कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। महाराज, हम हट जाते हैं, आप जरूर उपदेश दीजिए। अब महंत जी गोवर्धन दास के कान में कहते हैं कि अब हम यहाँ पर एक प्लान करते हैं कि जो महाराज तो मूर्ख है, राज दरबारी भी जो है मूर्ख है, तो हम बोलेंगे कि अभी जो समय चल रहा है, जो घड़ी चल रही है, उस समय जो मरेगा सबसे पहले वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो देखते हैं, राजा बोलेगा कि मुझे स्वर्ग जाना है और ऐसे वो राजा मर जाएगा। तो इस तरीके से महंत और गोवर्धन दास प्लान करते हैं और फिर आगे की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं। आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। भाई, यह क्या मामला है? कुछ समझ में नहीं आता। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। मंत्री ऐसा बोलता है। नहीं, हमको हुक्म है। ऐसा गोवर्धन दास बोलता है। तब कोतवाल बोलते, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। तब राजा बोलता है, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। और इस प्रकार राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा आपने, एक मूर्ख राजा का किस प्रकार से अंत होता है और मूर्ख राजा के राज्य में प्रजा भी उसी प्रकार से व्यवहार करती है। धन्यवाद।